हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एजुनेशन, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट, फास्ट और थोड़ी सी मस्त। आज हम आ गए हैं फिर से एक नई यूनिट के साथ जिसका नाम है अकाउंटेंसी। यह है आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट। ठीक है, आई होप आपने यूनिट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से देखी होगी। अगर आपने अभी तक वो यूनिट नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे जाइए उन दो यूनिट को देखिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नहीं आए हो अभी इस टाइम, तो जाइए सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने लास्ट टाइम जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और वन एंड लास्ट चीज, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं अब बैक टू बैक अपडेटेड नोट्स और अपडेटेड यूनिट्स आपको डालने वाली हूँ इस पे। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो हेडफोन लगाओ, चलो शुरू करते हैं, अपने पढ़ाई को बनाते हैं स्मार्ट, फास्ट और थोड़े डिजिटल। लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम इसमें कौन से अपने की टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं यार। ठीक है, सबसे पहले आता है बैलेंस शीट और उसके एक्सप्लेन करेंगे एसेट्स को और लाइबिलिटीज को। ठीक है, डिसीजन मेकिंग विद कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस, स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, वेजेस और इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इन्वेंटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड टाइप्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है। बैलेंस शीट और उसके एक्सप्लेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये भी पूछा जाता है आपका, और स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है बैलेंस शीट एंड एक्सप्लेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपको बैलेंस शीट से क्या समझ में आता है, पहले आप मुझे बताइए। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। बैलेंस शीट एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो एक बिजनेस है, वो एक सेल्फी ले रहा है। अब आप कहोगे सेल्फी कैसे ले रहा है एक बिजनेस? हाँ, मैं बताती हूँ। एक फाइनेंशियल सेल्फी ले रहा है वो, ठीक है, और उस सेल्फी का नाम है बैलेंस शीट। ये सेल्फी किस दिन की होती है? ये एक स्पेसिफिक डेट होता है। जैसे आपका ये जो सेल्फी ली है ये आपकी 3 मार्च को ली गई है। ठीक है, इसमें दिखता है क्या हमारे पास है, जिसको हम कहते हैं एसेट्स, और हम किस किस से कर्जदार है, हमने किसको ईएमआई पे रख रखा है, वो हो गया हमारा लाइबिलिटीज। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका 2 नंबर में एक न्यूमेरिकल के तौर पे भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे पूछा नहीं जाता बट फिर भी ठीक है। और 10 नंबर में पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है बैलेंस शीट क्या होते हैं, ठीक है, एसेट्स क्या होते हैं, उसके लाइबिलिटीज क्या होती है। तो ये चीज थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट it shows the financial position of a business on a specific date. Tells you what the business owes, just like assets and owes liabilities. ठीक है, prepared after profit and loss account, ये आपका फॉर्मूला हो गया। assets is equal to liabilities plus capital। तो बैलेंस शीट हमारी बनती कैसे है? एक तो बनती है एसेट्स का बनता है और एक बनता है हमारा लाइबिलिटीज। एसेट्स में हमारा एक तो करंट एसेट्स आते हैं जो 12 जो आपका 1 साल तक चलता है, और लॉन्ग टर्म एसेट जो आपके सालों साल चलेगा। ठीक है, करंट एसेट्स में क्या होता है, जैसे कैश एंड इक्विपमेंट्स हो गए, कैश एंड टी बिल्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गई, इक्विटी एंड डिबेट हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो गई, इन्वेंट्री हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवांस पेमेंट हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपकी वो आती है करंट एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इलिक्विड सिक्योरिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, और उसके इक्विपमेंट जो हम बिजनेस में लगाने वाले हैं वे, और इंटेग्रेबल एसेट्स और ब्रांड नेम और गुडविल पैटर्न्स। ठीक है, ये हमारे आते हैं लॉन्ग टर्म में। अब आते हैं लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में सबसे पहले आता है करंट लाइबिलिटीज, फिर आता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और फिर आता है शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म में करंट लाइबिलिटीज में आता है शॉर्ट टर्म डिबेट, पेबल्स क्या है, इंटरेस्ट और वेजेस, और डिबेट डेट इज ड्यू। ठीक है, जो आपके ड्यू है अभी तक। लॉन्ग टर्म जो होते हैं लॉन्ग टर्म डिबेट, ठीक है, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बॉन्ड्स, डिफर टैक्सेस, टैक्सेस जो हमारे ड्यू है, पेंशन लाइबिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट के रिटायरमेंट। ठीक है, शेयर होल्डर इक्विटी में आते हैं रिटेन अर्निंग, ठीक है, प्रॉफिट कीप केप्ट बाय द कंपनी, ट्रेजर स्टॉक, repurchase stock and
एडिशनल पेड इन कैपिटल और शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये आता है आपका बैलेंस शीट में। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उसके कुछ टाइप्स और लाइबिलिटीज के भी 3 टाइप। ठीक है, अगर आपको ये टेबल याद रह गई, अगर उस टेबल में से मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें बताई है, ठीक है, अगर इसमें से आपको 5 चीजें या 4 चीजें याद रह जाती है, आप इस डायग्राम को बना के आना। ठीक है, यही सेम चीज लॉन्ग टर्म के लिए है, 2 या 3 इसके पॉइंट्स लिख के आना। करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले अपना एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स मैंने आपको बताया जो हमारे पास होता है। ठीक है, क्या हमारे पास है। लाइबिलिटीज वो हो गया जैसे कि अब आपके घर है, घर में आपका सोफा होगा, फ्रिज होगा। ठीक है, ये हो गया आपका एसेट्स, क्योंकि ये हम अपने पैसों से परचेज करते हैं। और अगर अब मैंने एक फ्रिज परचेज करा है, वो मैंने लिया है ईएमआई पे, तो वो हो गया लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने इसकी क्या करी, एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया कि हाँ मैं इस मंथ में इतना पैसा दूंगा। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ एसेट्स में। सबसे पहले पहला टाइप होता है फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स, फिक्टिव एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स और लिक्विड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स में क्या होते हैं, जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये बिजनेस के परमानेंट मेंबर है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। ठीक है, करंट एसेट्स में आ जाते हैं जो जल्दी यूज होने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि कैश हो गया, स्टॉक हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, जैसे घर के खर्चे के पैसा। ठीक है, घर का खर्चे का जो पैसा होता है वो हमारा क्या होता है, एकदम से यूज हो जाता है। टेंजेबल एसेट जैसे देख सकते हो, लेकिन देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, टूल हो गया या स्टॉक हो गया आपका। फिक्टिव एसेट्स जो होते हैं वो नाम के एसेट्स होते हैं लेकिन काम नहीं आते, जैसे आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं बस अकाउंटिंग में दिखते हैं, वैसा वाला चीज। इंटेंजिबल एसेट्स जो होते हैं वो दिखेंगे नहीं पर काम के हैं, जैसे गुडविल हो गया आपका, पेटेंट हो गया, जो वैल्यूएबल होती है, फिजिकल नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स उसमें क्या होता है, जल्दी कैश बन जाता है, जैसे कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई। ठीक है, कैन बी क्विकली कन्वर्ट इनटू कैश। ठीक है, उसको कहते हैं लिक्विड एसेट्स। अब आते हैं अपने लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज के जो टाइप होते हैं, आपको पता चल गया होगा लाइबिलिटीज जो होती है वो क्या होता है। ठीक है, फिक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी। फिक्स लाइबिलिटी से आपको समझ में आ गया था, आ गया होगा। जब तक बिजनेस बंद नहीं होता तब तक नहीं चुकते, है ना, मतलब पेड ओनली व्हेन बिजनेस क्लोज डाउन। जब तक बिजनेस बंद नहीं होगा तब तक लाइबिलिटी जो है वो फिक्स रहेगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब 1 साल के अंदर अंदर चुकाने वाला। ठीक है, उसके बाद आता है करंट लाइबिलिटी, हो भी सकती है और नहीं भी, मतलब जैसे करंट लाइबिलिटी में होता है विद इन 1 ईयर में आपको ये पे ही करना है, एक आपको एक टाइम पीरियड दे दिया जाता है। ठीक है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज में क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब कोर्ट का जो केस है वो पेंडिंग हो सकता है, पैसे देने पड़ेंगे या नहीं वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड, कोर्ट के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एसेट्स, लाइबिलिटी और बैलेंस शीट। ये आपका पूरा एक क्वेश्चन बन के आ सकता है 10 नंबर में, इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं अपने डिसीजन मेकिंग विद कैरेक्टरिस्टिक एंड इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है, 10 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पढ़ेंगे सबसे पहले डिसीजन मेकिंग होता क्या है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपको डिसाइड करना है आज की आपको आलू का पराठा खाना है या मुझे पिज्जा खाना है। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप टेस्ट के लिए खाओगे तो पिज्जा खाओगे, अगर आपको हेल्थ के लिए खाना है तो आप आलू का पराठा खाओगे। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको हेल्थ देखना है या टेस्ट देखना है अपना, है ना। तो वही सेम चीज होता है बिजनेस के साथ, बिजनेस में भी डिसीजन लेना पड़ता है, मतलब बेस्ट ऑप्शन हमें चूज करना होता है फ्रॉम मेनी आफ्टर थिंकिंग वाइसली। ठीक है, यही सेम चीज मैंने लिखा है, टेकिंग अ डिसीजन मींस चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स प्लान एक्शन मेड आफ्टर थिंकिंग, एनालाइजिंग, कंपेयरिंग डिफरेंट सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है, मैनेजर जो डिसाइड करता है वेदर टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय और ट्रेन द करंट स्टाफ। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डिसीजन मेकिंग के। अब जैसे चॉइस बेस्ड, मतलब हमेशा ऑप्शन में से चूज करना होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब ब्रेन यूज करना।
ठीक है, लॉजिक चीज लगाना, ब्रेन पावर यूज करना, ना कि इल्यूजन करना, ठीक है, दिमाग लगाना होता है, ना कि यहाँ पे लक का काम आता है, ठीक है। इन्वॉल्व थिंकिंग, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, सोच समझ के डिसीजन लेना, ठीक है, ये नहीं कि बस रैंडम अपना डिसीजन लिया कि हाँ भैया ये सही लग रहा है ये कर लेते हैं, चाहे उसका हमने आगे का प्लानिंग करी हो ना करी हो, डजेंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंट बेस्ड, मतलब आपके डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको अपना मैनेजर जो है डिसाइड करके बताता है कि अब ये सिचुएशन है तो हमें ये करना चाहिए, ठीक है। अब आता है पांचवा हमारा टेक टाइम्स मतलब अच्छे डिसीजन में टाइम लगता है, ठीक है। तो इंस्टेंट डिसीजन हमें नहीं लेना चाहिए कभी भी, अपने लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, और अपने जब हम बिजनेस लाइफ में जाते हैं तब भी, ठीक है। गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब हर एक बिजनेस का एक गोल होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई बिजनेस का गोल ही नहीं है तो बेकार है फिर। अब जैसे मैंने पढ़ाना शुरू करा है, मेरा क्या गोल है, मैं अपने जो मेरे से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये जो मेरे भाई बहन है या जो मेरे दोस्त वगैरह है, उनको मैं क्या है अच्छा से अच्छा कंटेंट, उनको ये नहीं है कि बस कंटेंट दे दिया, मैं पढ़ा नहीं रही, बस ऊपर ऊपर से पढ़ाया और चली गई, नहीं, जो कंटेंट दिया है उसे अच्छे से समझाना जिससे आपको वही चीज दोबारा से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये है एक गोल मेरा। अब देखते हैं व्हाई इज डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सबसे पहले नो बिजनेस कैन रन विदाउट इट, डिसीजन मेकिंग के बिना कोई बिजनेस अपना रन नहीं होता, ठीक है। ये एक पार्ट होता है एवरी जॉब का, मैनेजर जो करता है, ठीक है। ये एक कोर पार्ट होता है एक मैनेजमेंट का, ये इम्पैक्ट करता है ऑल डिपार्टमेंट्स को और एक्टिविटीज को कंपनी के अंदर। ये हेल्प करता है मैनेजर को थिंक करने के लिए फर्स्ट एंड एक्ट लेटर, ठीक है। मैनेजर मेक डिसीजन ड्यूरिंग प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग गो टुगेदर, इस लाइन का क्या मतलब हुआ, डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग एक साथ ही चलते हैं, मतलब भाई बहन की तरह चलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह चलते हैं, या हस्बैंड वाइफ की तरह चलते हैं, वो अब आपको सोचना पड़ेगा वो किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजर ऑल्सो डिसाइड ऑन टीम स्ट्रक्चर, गोल, एम्प्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग हमारे लिए इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर जगह बिना डिसीजन मेकिंग के हम कोई भी स्टेप अपने हिसाब से नहीं उठा सकते, क्योंकि क्योंकि अगर हमने कोई भी एक गलत डिसीजन लिया तो वो हमारे बिजनेस को इफेक्ट डाल सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा इस टॉपिक का व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक और डिसीजन मेकिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थर्ड स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग पे आते हैं अब ना, ठीक है। स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपका 10 नंबर में पूछा जाता है। सबको पता है डिसीजन मेकिंग करना कैसे है, क्योंकि हम अपने पूरी लाइफ में डिसीजन मेकिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। भले ही वो एग्जीक्यूट ना कर पाए हो, वो बात अलग है। सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ठीक है। फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, फिर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ ऑप्शंस रखते हैं जो सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन हमें मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम की फैक्टर चेक करते हैं, जैसे पैसे हो गए, लोग हो गए, टाइम हो गया, ठीक है। फिर हम उस ऑप्शन में से कोई एक अपना सुटेबल सॉल्यूशन जो है वो चूज करते हैं, ठीक है। फिर हमने जो ये 6 चीजें जो करी है उसको हम 7वें स्टेज में इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। कोई एक अच्छा सा ऑप्शन चूज करते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी है, डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट नीड टू बी सॉल्व, analyze it, what is happening, collect data, gather all the facts, develop alternatives, think of different possible solution, review key factor, what factor affect the decision, time, money, people, ठीक है। सिक्स आता है select the best one, choose the most suitable solution according to your business, ठीक है, according to your question, ठीक है। सेवेंथ आता है इम्प्लीमेंट इट, टेक एक्शन बेस्ड ऑन द चूजन सॉल्यूशन, ये याद रख लो, ठीक है। एक फ्लो चार्ट, आप इस फ्लो चार्ट के अंदर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि आपको इतना तो पता ही होगा कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, डिफाइन करना, एनालाइजिंग मतलब एनालाइज करना, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, डेवलप अल्टरनेट मतलब जो हमारे प्रॉब्लम है उसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, रिव्यू ऑफ की फैक्टर, ठीक है, टाइम कितना लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, कितने पीपल है हमारे, वो सारी चीजें, सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जो हमने ऑप्शन रखे थे उसमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, और इम्प्लीमेंट द डिसीजन, कौन सा हमें अपना ऑप्शन चूज करा है वो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये था स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है प्रोटेक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है।
ये आपका प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, बेसिकली वैसे 10 नंबर में बहुत कम पूछा गया है, फिर भी हम पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही ट्यूब वाले हैं गाइस, उनका कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल पेपर देते हैं, जिससे हम लोगों की आंखें फटी रह जाती है, हम देख नहीं पाते हैं फिर उस पेपर को। बाजी बाजी बच्चे तो ऐसे हैं जिनको मिर्गी के दौरे पे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो ये होता क्या है? इट्स मीन प्लानिंग द वर्क बिफोर स्टार्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग इट व्हाइल डूइंग सो एवरीथिंग गोज स्मूथ। अब इमेजिन करो एक हलवाई है, ठीक है, जिसकी स्वीट मेकर शॉप है। अगर हलवाई बिना प्लान के रसगुल्ला बनाना शुरू करे तो क्या होगा? कभी चीनी खत्म, कभी गैस नहीं, कभी काम वाले नहीं आए, पूरा मैसअप हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? सो वी नीड प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। हर एक काम के लिए हमें एक पूरा प्लानिंग चाहिए होती है, हम उस पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमें हाँ इस चीज पे इस टाइम पे ये चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है प्लानिंग, जिसको हम प्लान करते हैं अपने वर्क को। ठीक है, कंट्रोल, वर्क योर प्लान, मतलब अपने प्लान के ऊपर मेकिंग श्योर द प्लान इज फॉलोड करेक्टली, जो आपने प्लान करा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव्स में टाइम पर काम होना चाहिए। ठीक है, अगर टाइम पे काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद आपके जो मशीन है या वर्कर है वो बेस्ट होने चाहिए, और जो आपकी मशीन यूज हो रही है वो बेस्ट होने चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पे जो मटेरियल रेडी हो रहा है वो टाइम से पहले रेडी हो जाना चाहिए। ठीक है, डेडलाइन से पहले पहले आपका काम वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इम्प्रूव वर्कशॉप एंड वर्कर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यही थे हमारे कुछ मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे अवॉइड डिले, एंश्योर स्मूथ प्रोडक्शन, चूज मशीन एंड वर्कर एफिशिएंटली, कीप इनफ मटेरियल रेडी, मीट डिलीवरी डेडलाइंस। ठीक है, ये 6 फंक्शन है हमारे इसके। ठीक है, ये अच्छे से याद रखना है। 6 फंक्शन अब आगे भी पढ़ेंगे अपना। ठीक है, सबसे पहले होता है राउटिंग, मतलब डिसाइड द पाथ और स्टेप फॉर डूइंग द वर्क। उसके बाद शेड्यूलिंग, हम एक टाइम फिक्स करते हैं कब हमें स्टार्ट करना है और हमें कब अपना टास्क जो मिला है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर आता है लोडिंग, फिर हम असाइन करते हैं वर्क टू मशीन और वर्कर। ठीक है, डिस्पैचिंग में क्या होता है, जो हम स्टार्ट द वर्क बाय गिविंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एडिटिंग क्या होता है, मतलब फॉलो अप करना, मतलब चेक रेगुलरली इफ द वर्क इज हैपनिंग ऑन टाइम और नॉट। ठीक है, करेक्टिव एक्शन, मतलब इफ समथिंग इज गॉन, इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन फिक्स इट क्विकली। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट डू वट एवर यू वॉन्ट बट डू अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। ठीक है, मतलब जो तुम्हें करना है वो तुम अपने हिसाब से करो, लेकिन अपने हिसाब से करने के चक्कर में ये मत करना कि सामने वाले की या तो कोई कमी निकल जाए या आपके बिजनेस में कुछ इफेक्ट आए। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोल, और इसके मेन ऑब्जेक्टिव, और ये इसके कुछ 6 फंक्शन होते हैं, ये अच्छे से याद रखना। राउटिंग, शेड्यूल, लोडिंग, डिस्पैचिंग, एक्सपेडिटिंग एंड करेक्टिव एक्शन। तो आप अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से आप समझ गए होंगे कि अपने क्वालिटी को मैनेज करके चलना। आप क्वालिटी, जैसे आपको 5 रुपए में एक समोसा मिला जो 3 दिन पुराना हो, ठीक है, और दूसरा 7 रुपए का दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो फ्रेश है, गर्म है और टेस्टी है, तो आप कौन सा खाना पसंद करोगे? वो जो 5 रुपए वाला है जो 3 दिन पुराना रख के मिल रहा है, या 7 रुपए वाला जो फ्रेश गर्म और स्टार्ट मिल रहा है? सबसे पहले तो मुझे जाके ये बताओ कमेंट सेक्शन में किस किस को समोसा पसंद है। ठीक है, तो ऑफकोर्स आप फ्रेश वन को ही करोगे क्योंकि उसकी क्वालिटी मैटर करती है, ना कि मनी, है ना? क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारे। क्वालिटी मीन हाउ गुड अ प्रोडक्ट इज। ठीक है, इट शो हाउ वेल द प्रोडक्ट मीट सर्टेन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स लाइक हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी डिस्क्राइब हाउ गुड और बैड प्रोडक्ट इज। ठीक है, वर्ड से या हमारे टेस्ट से पता चल जाता है सामने वाले को कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है हमारे लिए या नहीं, हाई क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है। ठीक है, व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है? क्वालिटी का मतलब हो गया प्रोडक्ट कितना अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं, हाई क्वालिटी है या लो क्वालिटी है। ठीक है, वो होता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। Quality control means checking product to make sure they meet the required standards.
इट इंक्लूड सेटिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, इट मेक श्योर द फाइनल प्रोडक्ट इज गुड एंड सेटिस्फाइड बाय द कस्टमर। अगर आपने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, चाहे कितना ही अच्छा हो, अगर क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं है ना, तो भाई तो तुम्हारा प्रोडक्ट बेकार है। फिर तुम एक काम करो, तुम एक चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब जाओ। गाइस डूबना नहीं, नहीं तो तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरे पास ही आएंगे, इस लड़की ने बोला था, इसने बोला था कि चुल्लू पर पानी लेना उसमें डूब जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है, मजाक कर रही थी, सीरियस नहीं लेना। उसके बाद आते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्वालिटी कंट्रोल के, ये देखते हैं। सेट गुड क्वालिटी स्टैंड दैट आर अफोर्डेबल। ऐसा भी नहीं कि क्वालिटी अच्छा कर दिया तो सामने वाला परचेज ही नहीं कर पा रहा, उसकी जो हमने प्राइस रख दी वो बहुत महंगा रख दिया। ठीक है, चेक करेंगे रॉ मटेरियल को यूज करने से पहले। ठीक है, फाइंड बेटर वेज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, कैच एनी मिस्टेक इन क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन, फाइंड आउट व्हाई प्रोडक्ट आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड। अगर कोई कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई यार आपका ना थोड़ा अफोर्डेबल नहीं है, आप बहुत महंगा प्रोडक्ट दे रहे हो। ठीक है, तो देखना पड़ेगा हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या हो रहा है जो क्लाइंट को इतना महंगा लग रहा है, क्यों उसके स्टैंडर्ड से हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सजेस्ट इम्प्रूवमेंट टू मेक प्रोडक्ट बेटर। अब इसने, एक आदमी था, ये लड़की है, ये लड़की सोच में पड़ी हुई है ना, कि यार उसने ना मेरे को ना समोसा नहीं खिलाया, समोसा अच्छा नहीं था, मुझे अंकल से जाके बोलना चाहिए। ये कहेगी अंकल आपने जो मुझे समोसा खिलाया था ना वो अच्छा नहीं था। वो पूछेगा कि क्यों नहीं था, ये कहेगी गरम नहीं था, ठंडा था, उसकी जो अंदर की पिट्ठी थी जो आप भरते हो उसके अंदर वो अच्छा नहीं था। तो ये उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है, क्योंकि इस लड़की ने दिया, अरे देखो अभी तक उस सोच में है कि मेरे को ना 10 रुपए मैंने समोसे में वेस्ट करे और मुझे समोसा ही अच्छा नहीं मिला। कोई नहीं, ये सबके साथ होता है। आगे आते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है, जैसे फालतू प्रोडक्ट बनने से बचाता है। ठीक है, टाइम पैसा वेस्ट होने नहीं देता है, कस्टमर खुश रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है। वर्कर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि जब कस्टमर आएगा तो उनकी तारीफ होगी तो वर्कर ही खुश होंगे, क्योंकि वर्करों ने जो मेहनत करी है वो उनको अप्रिशिएट करेगा कस्टमर के थ्रू। ठीक है, कंपनी की गुड इमेज बनती है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कस्टमर का जो फीडबैक आएगा वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था डीएसएमएम में कस्टमर का जो फीडबैक है कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यही है, सेम चीज इसमें यही लिखी है, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हेल्प अवॉइड्स मेकिंग बैड और पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट, सेव रिसोर्स लाइक टाइम एंड मटेरियल, मेक कस्टमर हैप्पियर विद बेटर प्रोडक्ट, बूस्ट वर्कर कॉन्फिडेंस एंड मोरल, बिल्डिंग अ गुड रेपुटेशन फॉर द कंपनी। ठीक है, इसके कुछ क्वालिटी होती है मेथड्स की, वो पढ़ते हैं। पहला आता है इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी, फिर आता है आपका स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल, SQC। आपका ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि SQC क्या होता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करना। ठीक है, अगर गलती मिलती है किसी चीज में तो उसको फिक्स करना, वो हो गया हमारा इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी। स्टैटिकल क्वालिटी क्या होता है, मैथ को यूज करते हुए हम सारे प्रोडक्ट को चेक तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम सैंपल चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपके सामने कई सारे प्रोडक्ट रख दिए, एक आपको मैंने टॉय दिया, ठीक है, मैंने 10-15 टॉय रख दिए, अब आप एक को ही तो इंस्पेक्ट कर पाओगे ना। ये तो है नहीं कि बल्क में बहुत सारे फैक्ट्रीज में, ठीक है, फैक्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्री होगी, उसमें तो बहुत सारे बल्क में बनते हैं। नहीं, एक चेक करोगे उसमें से, है ना। इंस्पेक्शन क्वालिटी में क्या होता है, हम सिर्फ प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी में, चेकिंग द प्रोडक्ट केयरफुली, ensure that the product is made properly or not, can be remedial मतलब after a problem, और preventive to stop a problem before it happens। ठीक है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC होता है आपका, यूज स्टैटिस्टिक्स मतलब मैथ्स के थ्रू हम चेक करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, चांसेस जो हम करते थे ना बचपन में, 1/p, p=1/a, ऐसा वाला जो था फॉर्मूला। Instead of checking all product, it check a sample of few items। ठीक है, if the sample is good, the whole batch is considered good। ठीक है, अभी भी ये सोच में, आई डोंट नो व्हाई बट ये स्टिल सोच में, सोच में रहने दो इसे, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं वेजेस एंड इंसेंटिव। देखो, एक आदमी कितना खुश, एक आदमी कितना रोता हुआ, हाँ, इसके पास पैसे ही पैसा, इसके पास पैसा कम, कोई नहीं। आगे आते हैं, वेजेस और इंसेंटिव क्या होते हैं।
अब आते हैं अपने व्हाट आर वेजेस। वेजेस क्या होता है? जो वर्कर को मिलता है उनके काम के बदले, मतलब डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, सेम ये ऑफिस स्टाफ के साथ जो होता है, सैलरी मिलता है, वर्कर्स को वेजेस मिलता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, डे के हिसाब से जो मनी मिलता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम वेजेस। वेजेस आर परमानेंट टू वर्कर फॉर देयर वर्क। ठीक है, सैलरी आर फिक्स्ड पेमेंट मंथली या वीकली, मोस्टली फॉर ऑफिस स्टाफ और सुपरवाइजर ईटीसी। इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर मेजर पार्ट ऑफ अ बिजनेस कॉस्ट। ठीक है, वेजेस इंपॉर्टेंट है, अगर वही नहीं आएंगे, हमारे जो वर्कर हैं उनको अगर हम वर्क करवा रहे लेकिन उनको पैसे नहीं दे रहे, तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग वेजेस क्या है इसके? सबसे पहले डिमांड सप्लाई, मतलब वर्कर कम है, डिमांड ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा हमें वहां पे वर्कर को देना पड़ेगा। मोर डिमांड लेस सप्लाई, हायर वेजेस। ठीक है, उसके बाद आता है कंपनी का औकात, मतलब एबिलिटी टू पे, उनकी कितनी एबिलिटी है पे करने की। ठीक है, अगर वो पे हायर वेजेस रखते हैं तो क्या वो कर पाएंगे उसको हैंडल? ठीक है, अगर कोई है जो 500 रुपए देने को रेडी है लेकिन उनको नीड है 1000 रुपए की, जो 1000 रुपए में काम करे, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि वो 500 रुपए से ज्यादा दे सके। ठीक है, तो यही चीज हो गई हमारी एबिलिटी टू पे। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महंगाई बढ़ी तो वेजेस बढ़ेंगे, मतलब अगर हम वेजेस बढ़ जाएंगे, अगर हम उनकी लिविंग कॉस्ट ऑफ जो लिविंग कॉस्ट है अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं। प्रोडक्टिविटी, बेस्ट परफॉर्मेंस, बेटर पे, मतलब अगर हम जितना बेटर उनको पे करेंगे, जितना अच्छा काम उतने अच्छा पैसे। ठीक है, उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ वेजेस पेमेंट। सबसे पहले आता है टाइम वेजेस सिस्टम और आते हैं पीस वेजेस सिस्टम। ठीक है, टाइम वेजेस में मतलब टाइम का बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे या डेली बेसिस पे हम उनको अमाउंट देते हैं। पीसेस वेजेस में मतलब आउटपुट के बेसिस पे, मतलब जितना बनाओ उतना कमाओ वाला काम होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पीसेस वेजेस में क्या होता है, पे बेस्ड ऑन आउटपुट, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स मेड, कितना आपने यूनिट बनाए हैं, कितना आपने चीजें बनाई है। ठीक है, पेड बेस्ड ऑन टाइम, आर्ली, डेली, वीकली और मंथली। ठीक है, गुड फॉर जॉब वेयर क्वालिटी मैटर्स मोर देन स्पीड, यहाँ पे क्या है, एंकरेज करते हैं फास्ट वर्कर को बट में इग्नोर टाइम टेकन। ठीक है, तो ये था व्हाट आर वेजेस। अब आते हैं इंसेंटिव्स पे। इंसेंटिव्स क्या होता है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड टू मेक पीपल वर्क बेटर, मतलब जो हमें पैसे मिलते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा टाइम वर्क करा है तो उसके जो हमें रिवॉर्ड मिलता है उसको कहते हैं हम इंसेंटिव्स। ठीक है, हेल्प इंक्रीज मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कैन बी मॉनेटरी मतलब मनी, और नॉन मॉनेटरी मतलब रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक तो मॉनेटरी जो मनी दे देते हैं, नॉन मॉनेटरी मतलब उनका हम प्रमोशन कर देते हैं। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम हेल्प वर्कर मीट देयर बेसिक नीड जस्ट लाइक फूड एंड शेल्टर। ठीक है, गिव सोशल सेटिस्फेक्शन, मनी ब्रिंग रेस्पेक्ट एंड स्टेटस। ठीक है, इम्प्रूव एफिशिएंसी मतलब वर्कर्स वर्क बेटर इफ पेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, अगर हम पे कर रहे हैं परफॉर्मेंस के बेस पे तो वर्कर जो है और अच्छा काम करेंगे आगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव, क्यों बेनिफिट है हमारे लिए। उसके बाद आते हैं अपना इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा क्या होता है? ठीक है, अब देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लें अच्छा सा, है ना। सोचो एक चाय की टपरी पे दूध खत्म हो गया और आप गए वहां पे कि भाई मुझे एक ना मस्त बिकी चाय चाहिए। ठीक है, चाय वाले ने बोला कि भाई दूध नहीं है, तो तुम ये तो कहोगे कि इससे अच्छा तो या तो तू ये टपरी बंद कर दे, है ना, खोली क्यों रखी है तूने, क्योंकि तुम्हें तो ये है कि सुबह सुबह भाई मुझे चाय चाहिए, बिना चाय के मेरे से बस की बात नहीं है ना। वही वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको सुबह उठने के साथ चाय पीने वाली नींद है। मैं भी वैसी हूँ, मुझे भी सुबह उठने के साथ सबसे पहले चाय चाहिए। ठीक है, तो यही होता है, मतलब इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक ऑफ मटेरियल company keeps like raw material used to make product, work in progress, half made product, finished good, ready to sell। ठीक है, ये होता है हमारा इन्वेंट्री। अब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब हो गया आपका बिजनेस के पास जो स्टॉक होता है उसको कहते हैं हम इन्वेंट्री। ठीक है, हम्म, अब इसके कुछ मेन स्टेप्स होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। सबसे पहले आता है आपका डिसाइड मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, नो व्हेन टू रीऑर्डर, हमें कब रीऑर्डर करना है, ये कब हमें फिर से अपना जो स्टॉक है वो कब हमें मंगाना है।
ठीक है। डिसाइड हाउ मच टू रीऑर्डर EOQ, ठीक है। कीप रिकॉर्ड अपडेटेड, ठीक है। ABC एनालिसिस इंपॉर्टेंट वर्सेस लेस इंपॉर्टेंट आइटम्स। EOQ क्या है, अभी यहाँ पर अपन समझते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब EOQ क्या होता है, एक बार बेस्ट क्वांटिटी होता है टू ऑर्डर सो दैट टोटल कॉस्ट इज लोएस्ट। अगर हम क्वांटिटी अच्छा ज्यादा कर लेते हैं तो हमें सस्ते में या जो हमारा टोटल कॉस्ट होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। इट्स सेव बाइंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट बोथ, ठीक है। ABC आता है, ए आइटम हाई वैल्यू लेस क्वांटिटी, बी आइटम मीडियम वैल्यू, सी आइटम लो वैल्यू मोर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल होता क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल मींस मैनेजिंग, ठीक है, मैनेज करना। व्हाट टू कीप इन स्टॉक, हाउ मच टू कीप, व्हेन टू ऑर्डर मोर, रिमूविंग ओल्ड और यूजलेस आइटम। मतलब हमें कब अपना स्टॉक भरना चाहिए, हमारे पास कितना स्टॉक है, हमें कब अपना, अगर स्टॉक खत्म हो जाता है हमें कब ऑर्डर करना है, और जो हमारे पास फालतू की चीजें हैं जो हम यूज नहीं कर रहे हैं उनको कब हमें रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। सबसे पहले नो शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, शॉर्टेज नहीं होना चाहिए मटेरियल का, ठीक है। सेव मनी, मनी को सेव करना चाहिए। प्रोडक्शन में डिले नहीं होना चाहिए। हेल्प होनी चाहिए प्लानिंग डिलीवरी में, ठीक है। रिड्यूस करना चाहिए हमें वेस्ट और डैमेज को, ठीक है। इंक्रीज करना चाहिए ओवरऑल एफिशिएंसी को, ठीक है। तो ये था व्हाट इज इन्वेंट्री, इसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। इसके इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है और इन्वेंट्री कंट्रोल के बेनिफिट्स क्या हैं। ये आपका 10 नंबर में पूछा जाता है और ये कि आपका 2 नंबर में भी पूछा जाता है, व्हाट इज इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले आता है इसका रॉ मटेरियल, मतलब टू बाय व्हेन प्राइसेस आर लो। उसके बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब टू कीप प्रोडक्शन फ्लो स्मूथ। रेडीमेड पार्ट, मतलब इजियर देन मेकिंग इट ऑफ ओवरसेल। स्क्रैप, सेल एज वेस्ट इन बल्क। स्क्रैप मतलब जो खराब चीज है, ठीक है, जो यूजेबल नहीं है, हमारे जो यूज में नहीं आ रही, उनको हम सेल कर देते हैं, ठीक है। फिनिश गुड वेटिंग फॉर डिलीवरी, ये होते हैं हमारे कुछ टाइप। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, रेडीमेड पार्ट, स्क्रैप और फिनिश गुड, ठीक है। अब इसमें आते हैं, ये मैंने फिर से लिख दिया, बेनिफिट ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ये मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ तो इसको अवॉइड कर देना, ठीक है, इस पे ध्यान मत देना। आगे आते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड टाइप्स, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2 नंबर में पूछा जाता है और 10 नंबर में भी पूछा जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या हो गया, या तो 2 नंबर में वो पूछ लिया जाएगा, या 2 नंबर में इसके टाइप क्या होते हैं वो पूछ लिया जाएगा, या 10 नंबर में इसका पूरा एक कंबाइन पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होता है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड चाहिए, उसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्ट। जैसे स्टूडेंट के लिए मार्कशीट होती है ना, वैसे ही बिजनेस के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ डॉक्यूमेंट दैट शो अ बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ, उसको कहते हैं हम बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये हमारे हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग करने में, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, एंड द फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है कंपनी की, ठीक है। इसके कुछ मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, रिटेन अर्निंग और चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आता है शो प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। बैलेंस शीट क्या होती है, शो व्हाट अ कंपनी ओन्स जस्ट लाइक एसेट्स, ठीक है। ओज लाइबिलिटीज, हमने EMI पे कितना सामान लिया है, ठीक है, उसके टाइम पीरियड क्या है, एट अ स्पेसिफिक डेट। रिटेन अर्निंग मतलब शो प्रॉफिट केप्ट इन बिजनेस आफ्टर पेइंग डिविडेंड्स, ठीक है। Changes in financial position show how many and assets can change over time, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होता है, मनी के हिसाब से देखते हैं हम, हाँ शो दिखाता है हमें कि कितने मनी से, कितने एसेट से हमने अपने बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे चेंज करा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं व्हाट ईच स्टेटमेंट मीन्स। सबसे पहला आता है इनकम स्टेटमेंट, टेल हाउ मच मनी द बिजनेस अर्न और लॉस्ट।
ठीक है। कवर ए स्पेसिफिक टाइम लाइक अ मंथ और ईयर। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट होता है आपके बिजनेस का, कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है स्पेसिफिक डेज के लिए। ठीक है। रिटेन अर्निंग क्या होता है, प्रॉफिट डेट आर नॉट गिवन आउट बट केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। ये आपका प्रॉफिट जो है आउट नहीं आता है, लेकिन ये आपके फ्यूचर यूज के लिए होता है। ठीक है। कनेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है। चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हाउ वर्किंग कैपिटल, कैश एंड फाइनेंशियल पोजीशन हैव चेंज्ड। ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके टाइप्स। टाइप्स इसके ये होते हैं। ठीक है। ये हटा देना, ये टू नहीं है। इनकम होता है, बैलेंस शीट होती है, रिटेन अर्निंग होता है और चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन होता है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्ट और उसके टाइप। ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसके हम नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मिक्स ऑफ रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन और पर्सनल जजमेंट। ठीक है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स में क्या होता है, एक्चुअल नंबर फ्रॉम द अकाउंटिंग बुक्स कितने आए हैं वो देखा जाता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड रूल्स हम देखते हैं जो फॉलोड करे जाते हैं इन अकाउंटिंग में। ठीक है। पर्सनल जजमेंट में क्या होता है, चूज मेड बाय अकाउंटेंट, मतलब आपका डिप्रिशिएशन मेथड होता है। ठीक है। जिसके हेल्प से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें क्या होगा। अब रिकॉर्डेड फैक्ट्स में क्या होता है, जैसे बुक में जो लिखा होता है वो। ठीक है। अकाउंटिंग में क्या होता है, रूल्स और ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। पर्सनल जजमेंट में क्या होता है, अकाउंटेंट की सोच है, जैसे वो डिप्रिशिएशन मेथड होता है उस तरीके से। ठीक है। वो एक पर्सनल जजमेंट होता है, अकाउंटेंट के हाथ में ही रहता है। ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लिमिटेशन है इसकी, दे आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट बट अ रिपोर्ट टू हेल्प अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस। ठीक है। मे नॉट शो रियल टाइम वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रूल्स विच मे नॉट फिट ऑल सिचुएशन। ठीक है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम याद रखेंगे इसके, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है बिजनेस का। ठीक है। ये हेल्प करता है हमारे डिसीजन मेकिंग को लेने में, और ये एक्यूरेसी हमारा बताता है अफेक्टेड बाय द अकाउंटेंट जजमेंट एंड अकाउंटिंग रूल। और ये हमें शो करता है पास्ट परफॉर्मेंस को, ना कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को। ठीक है। तो ये था हमारा। उसके बाद आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट अप्रेजल, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे हो। अब सोच लो, अगर आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, या आपने कर लिया, तो किसी इन्वेस्टर से पैसा लोगे, लोगे नहीं लोगे, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस में दम है या नहीं। उसी के लिए बनता है एक फाइनेंशियल रिपोर्ट। ठीक है। अब मैं आपके पास आई, मुझे आपको आपसे चाहिए पैसे। ठीक है। मुझे इन्वेस्टर के पास गई, मुझे चाहिए पैसे, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो दिखाऊंगी। अगर मेरे बिजनेस में दम होगा तो वो इन्वेस्टर जो है मेरे में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाएगा प्रोजेक्ट में। अगर नहीं होगा तो जो इन्वेस्टर है वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को रेडी नहीं होगा। ठीक है। So why do we check financial report of a project? To make sure the project start with the right financial support and run smoothly. ठीक है। What if the project involves making or selling smoothly? तो हम रिपोर्ट को चेक करते हैं, if a raw materials, labor, power and services are available, how much they cost, ठीक है, जो सबसे important होता है, and if the product or service can be sold profitably. अगर आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप सेल कर रहे हो, ठीक है, उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है और लॉस ही लॉस हो रहा है, तो कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा। वाई कीप रिकॉर्ड्स, हमें क्यों इंपॉर्टेंट है अपने रिकॉर्ड को रखना, टू कंट्रोल स्पेंडिंग एंड इनकम प्रॉपरली। ठीक है। ऑल्सो टू शो वॉट हैपनिंग इन द प्रोजेक्ट, और शो करने में हमारी हेल्प करता है कि हमारे प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है। कैन द प्रोजेक्ट मेक मनी, क्या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे मनी बनाने में काम कर सकता है। यस। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है हेल्प करता है चेक इफ द प्रोजेक्ट कैन अर्न गुड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट अप्रेजल क्या होता है। इसके कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट के की एरियाज होते हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आता है कॉस्ट एनालिसिस। ठीक। कॉस्ट एनालिसिस में क्या होता है, प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आएगा वो। फाइनेंशियल साउंडनेस, मतलब पैसा लगाने लायक है या नहीं।
यूजलेस तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो पैसा बर्बाद हो जाए, घर वाले और सिर छेतेंगे हमारा, नहीं। उसके बाद आता है तीसरा, एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब काम स्मूथ चल रहा है या नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आरओआई, जो हमने पैसा लगाया है कितना कमा रहा है, मतलब कितना हमारे पास वापस आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ आता है मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट, मतलब प्रोडक्ट बिकने लायक है मार्केट में या नहीं, वो चीज हम चेक करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब फायदा होगा या घाटा, वो दोनों चीज हमें देखनी होती है। बिजनेस में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रोडक्ट को सेल करने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को हम किस तरीके से सेल करें। इफेक्टिव कंट्रोल, मतलब पैसा कहाँ जा रहा है, कंट्रोल में है या नहीं। इफेक्टिव कंट्रोल माने कीप ट्रैक ऑफ मनी यूजेज। उसके बाद आता है बजटिंग। बजटिंग में क्या होता है, प्लानिंग करते हैं अपने एक्सपेंसिव्स को और जो हमारे इनकम है उसमें, ठीक है। नाइन्थ आता है आपका प्राइसिंग। प्राइसिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए वो हम एक फिक्स करते हैं, ठीक है। अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए जिससे लोअर आदमी जो है और जो हायर आदमी है, वो दोनों ही तरीके के आदमी उस चीज को ले सके, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। इसकी ये टाइप है, ठीक। फाइनेंशियल साउंडनेस, एफिशिएंट ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड प्राइसिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि फाइनेंशियल रिपोर्ट के की एरियाज क्या है, तो उसका पहले ऐसा डायग्राम बनाना, उसके बाद एक एक करके इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। ये था हमारा यूनिट थर्ड, ठीक है, जिसमें हमने कवर करा है बैलेंस शीट, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, वेजेस एंड इंसेंटिव्स। इन्वेंट्री क्या होता है और फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारा क्या होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिट अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगी, तो वो कहीं मिस ना हो जाए। तो इसलिए आप जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट में जरूर मुझे बताना, फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे ऑसम विद द एजुकेशन। टिल देन, बाय।